नमस्ते पहल परिवार और आपका स्वागत है हमारे 5वें पॉडकास्ट के एपिसोड में। जैसा कि आखिरी बार आपको याद है हमने सशक्त पहल की बात की थी। इस बार हम आपके पास लेके आए हैं डिजिटल पहल की कहानी। आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश यादव जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करते हैं। तो आइए मिलते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहल पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। थैंक यू मैम। टीम को भी सभी को नमस्कार। दिनेश जी आप पहल में आईटी हेड हैं जी। आज आपको मेरे हिसाब से करीबन 2 साल हो गए हैं पहल के साथ। बिल्कुल। कैसा रहा आपका पहल का अब तक का सफ़र? पहल का सफ़र अगर हम देखें तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब मैंने पहल ज्वाइन किया था तो जस्ट कोविड के बाद मैंने पहल ज्वाइन किया था। मुझे याद है अगस्त 2020 और तब उसी समय कोविड जो था वो ख़त्म हो रहा था। उस समय हम अगर बात करें तो हमारे गुजरात की कुछ एक ब्रांचेस और बिहार की ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस जो थी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थी। तो हम वहाँ पर ग्लो यूज़ कर रहे थे कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए। हमारी जितनी दूसरी ब्रांचेस हैं स्टेट्स में वो सारी ग्लो पे नहीं थी, वो सारा मैनुअल प्रोसेस चल रहा था। तो हमने जो पहला इनिशिएटिव लिया वो ये था कि हम अपनी सभी ब्रांचेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे ग्लो पर, और हमारी शुरुआत उसी से हुई है। तो अब हमारे लिए तकलीफ़ ये आई कि जैसे कि हर एक ब्रांच में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक हम मैनुअल थे तब तक तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत नहीं थी, डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं थी। बट जैसे ही ग्लो आ गया हर ब्रांच में प्रिंटर देना है, हर ब्रांच में कंप्यूटर चलना चाहिए, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होगा। तो हमने पहला काम किया कि हर एक ब्रांच में इंफ्रास्ट्रक्चर देने से शुरुआत की। हर एक अपने सभी ब्रांचेस में हमने प्रिंटर्स भिजवाए, वहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल करवाया, और जो उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई है हमारे ब्रांचेस की। तो अब हर एक फील्ड स्टाफ को ट्रेन करना है ग्लो एप्लीकेशन को लेकर के। ट्रूसेल हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि हमारा स्टाफ जो था वो कहीं ना कहीं मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, यानी हम डे 1 से ट्रूसेल तो यूज़ कर ही रहे थे। बट बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा उस टाइम पे टू मैनेज एवरीथिंग। यस, मैं अगर बात करूँ ट्रेनिंग की तो यस काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा वो, बट थैंक्स टू हमारा जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने उस पर काफ़ी एफर्ट दिया, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स थे उन्होंने जूम मीटिंग के थ्रू किए, जो कि एक्चुअली अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। अदरवाइज हर ब्रांच में या हर क्लस्टर हर स्टेट में जाना और जा कर के ट्रेनिंग देना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, और यस उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आता है। बट हमारा जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और सभी ब्रांचेस में जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को ट्रेन किया, और एक बार नहीं कई बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स दी, क्योंकि एक बार में तो वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है, फिर वो जैसे फील्ड में जाते हैं एक नई तकलीफ आ जाती है। तो कई रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी दी गई लोगों को, बट फाइनली हम अपने सभी ब्रांचेस को सभी फील्ड स्टाफ्स को ग्लो पर ला पाए। और अब आप जानते ही हैं कि हम पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं और हम देखते भी आए हैं कि धीरे धीरे कई सालों से हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा जोर है डिजिटलाइजेशन पे। दिनेश जी मैं जानना चाहूँगी कि बिफोर पहल आपका सफ़र कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड जिसमें आप हैं। तो कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े आप, कैसे शुरू किया आपने? ओके, मैं इसको मेरे कैरियर के मैंने मेरा कैरियर आईटी में ही शुरू किया था। तो जब मैं पहल ज्वाइन किया हूँ तो मुझे उस समय अराउंड मोर देन 20+ ईयर का एक्सपीरियंस था। मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत जो की थी उसमें मैंने टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे की थी, और मैं एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सॉफ्टवेयर था। उस पे यूज़र्स को, यानी हमारे बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती थी जिनको मैं टेक्निकल सपोर्ट देता था। तो कहीं ना कहीं से माइक्रो फाइनेंस या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे डे 1 से उस पर मैंने काम किया है। तो हमेशा मेरा जो झुकाव था वो उस तरफ ही था कि मैं अपना जो कैरियर है वो माइक्रो फाइनेंस या बैंकिंग इंडस्ट्री में करूं। मैं अपने 20 साल के कैरियर में
10 साल तो इंडिया में था मैं, और 10 साल मैंने अफ्रीका में काम किया है, तंजानिया में, और वहाँ पे मैं कोको कोला सिस्टम पे काम कर रहा था कोको कोला के साथ। और कोको कोला कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे रखती है। मतलब उनके लिए पूरे विश्व में उनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो आईटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो उनके साथ काम करके वो जो सीरियसनेस थी वो कहीं ना कहीं मेरे पास भी आई है कि यस, आईटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आईटी के जो प्रोसेसेस हैं वो भी किसी भी कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से उसका बिजनेस जो है वो चलाने के लिए और प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो वो एक जो सीरियसनेस थी वहाँ के 10 साल के एक्सपीरियंस को फिर जब मैं इंडिया आया हूँ तो मैंने वो अपने काम में यूज़ किया है। जस्ट प्रायर टू पहल मैं साइजा फाइनेंस दिल्ली, जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, उनके साथ काम कर रहा था। तो वहाँ पर भी मेरा रोल यही था। जब मैंने साइजा ज्वाइन किया था तो वो भी डिजिटल नहीं थे, बट देन वी मूव टू डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म, और हमने अपने सारे प्रोसेसेस को डिजिटलाइज किया। पहल ज्वाइन करने के बाद भी जो मुझे सबसे पहला दिया गया टारगेट मैनेजमेंट की तरफ से वो यही था कि हमें चीज़ों को डिजिटलाइज करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने ग्लो किया, ग्लो करने के बाद बहुत सारे नए चेंजेस, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस इंडिया में है वो हर रोज़ चेंज हो रहा है। और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि आज हम कुछ नया लाते हैं और जब तक हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तब तक कुछ नया आ चुका होता है ऑलरेडी मार्केट में। फॉर एग्जांपल, हमने जब ग्लो शुरू किया था तो हमारे बहुत सारे इंटीग्रेशंस नहीं थे उसमें। हम उसमें सीवी चेक करते थे, खाली बस क्रेडिट ब्यूरो का इंटीग्रेशन था, सीवी चेक किया, उसके बाद फाइल अगले स्टेज पे चली जाती थी। बट आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ नहीं तो 5 या 6 APIs हैं जो इंटीग्रेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, हम KYCs वैलिडेट कर रहे हैं, KYC वैलिडेट कर रहे हैं, हम क्रेडिट ब्यूरो का चेक कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैंक बेनिफिशियरी चेक है उसको इंटीग्रेट करने का। साथ में अब जैसे RBI की नई गाइडलाइन है तो हम ये भी चाह रहे हैं कि यस, हम क्रेडिट स्कोरिंग टूल भी बिल्ड करें। यानी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम धीरे धीरे जो जिस तरह का पेस चल रहा है टेक्नोलॉजी का उसको अडॉप्ट करते हुए आगे जा रहे हैं। अच्छा लगा मुझे जान के। तीसरी चीज़ जो मुझे अभी बहुत इम्पोर्टेंट लगती है और हम लोग रोज़ देखते भी हैं, फील्ड में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी फील्ड टीम यूज़ करती है, जिनसे हमारा इनिशियल इनपुट आता है। सो बहुत सारे आईटी सपोर्ट में इश्यूज़ हैं, बहुत सारे फील्ड की तरफ से हमें रोज़ प्रॉब्लम सुनने के लिए मिलती हैं, सम और दी अदर इशू एवरी डे। सो मुझे ये बताइए कि कैसे आप और आपका टीम उसको ओवरकम करते हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इवन फील्ड को भी बताना चाहेंगे जो उनकी तरफ से वो कर सकते हैं जस्ट टू ऑलवेज अवॉइड टू पुट एवरीथिंग टू आईटी। ओके, अब देखिए ऐसा है कि हमने टेक्नोलॉजी दे दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, बट ये चीज़ें जो हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़राब भी होती हैं और उसमें प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने हर एक स्टेट में हमारे आईटी एग्जीक्यूटिव्स रखे हैं, रीजनल आईटी एग्जीक्यूटिव, जो हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं ब्रांच के लिए, या रीजनल ऑपरेशन मैनेजर हैं जो ब्रांच में हैं उनके लिए। सो दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं बात करूं तो यस, गुजरात में हमारे पास रीजनल एग्जीक्यूटिव है, बिहार में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां पर हमारा बिजनेस ब्रांचेस अभी कम हैं तो वो अभी हमारे दूसरे ब्रांचेस से हैंडल हो जाती हैं। दूसरा है ग्लो रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ग्लो में जब यूज़र्स, हमेशा नए यूज़र्स चेंज होते रहते हैं, हर बार नए यूज़र आ जाते हैं या लोगों को अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो उसके लिए हमने एक ओवरऑल नया हेल्प डेस्क बनाया है, जहाँ पे हमारे 3 या 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं जो उनको रीजनल लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल गुजरात है तो उसको गुजराती में सपोर्ट करते हैं, और बाकी जो नॉन गुजरात स्टेट्स हैं वहाँ पे वो हिंदी में सपोर्ट करते हैं। तो ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए हमने हेल्प डेस्क भी बनाया है। बिसाइड दैट ग्लो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, या फिर BR.net जो हमारा मेन बिजनेस एप्लीकेशन है, उसके लिए हेड ऑफिस में हमारे पास निमेश जी हैं जो कि काफ़ी हद तक BR.net के सारे इश्यूज़ को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे अगर देखें तो यस, अगर वो एस्केलेट होता है तो मेरे पास आता है। तो हमारे पास प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स है जो हमने ब्रांचेस को सर्कुलेट की है, और वो इशू बेस्ड है कि अगर उनको हार्डवेयर का इशू आ रहा है तो किसको कांटेक्ट करना है,
BR.net से रिलेटेड इशू है तो किसे कांटेक्ट करना है। सेम वे अब जैसे कि हमने अपने IL ब्रांचेस, जो हमारा इंडिविजुअल लोन का ब्रांच, इंडिविजुअल लोन है और सिक्योर्ड लोन है, उसके लिए हमने एक नया सॉफ्टवेयर लिया है, अलग LMS लिया है अदर देन BR.net, जिसे जीवा कहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड पर्सन अवेलेबल है जो जीवा से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। हार्डवेयर सेंट्रलाइज है हमारे पास, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे रीजनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट हैं। दिनेश जी, जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नए सिस्टम्स लेके आ रहे हैं अपने कंपनी में, धीरे धीरे वी आर इवॉल्विंग एज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी। मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में क्या इनिशिएटिव्स पहल ले रहा है टू इवॉल्व टेक्नोलॉजिकली? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, हर रोज़ नई चीज़ें आती हैं, तो हम उनके साथ बने रहना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नए इनिशिएटिव्स की, तो एक तो हम अभी लीगैलिटी पे काम कर रहे हैं। लीगैलिटी जो सिस्टम है वो आज के दिन में, जैसे हमारा फील्ड स्टाफ जो है डिसबर्समेंट के समय कस्टमर्स को बुलाता है ऑफिस में, कस्टमर्स और उनके जो स्पाउस हैं या फिर हमारे को बोरोवर हैं वो ब्रांच में आते हैं और एग्रीमेंट को साइन करते हैं। लीगैलिटी जो है वो इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल करने जा रहा है। इस केस में क्या होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फिज़िकल प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल साइन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू साइन किया जा सकता है। तो जिस तरह से आप आधार से, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे लगता है डेफिनेटली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यूज़ कर ही रहे होंगे कि उन्होंने फिंगरप्रिंट अपना बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन दिया और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। हम सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं लीगैलिटी के थ्रू साइनिंग के लिए। तो अब जो कस्टमर है वो एग्रीमेंट्स को साइन कर सकता है, DPN साइन कर सकता है, जिसमें हमें किसी भी तरीके का पेपर नहीं यूज़ करना होगा। ये एक इनिशिएटिव है हमारा लीगैलिटी का। दूसरा है बैंक बेनिफिशियरी चेक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले क्या हो रहा था, कस्टमर ऑन बोर्ड हुआ, हमने सारी डिटेल ले ली और जब डिसबर्समेंट का समय आया तब पता चलता है कि अरे ये जो कस्टमर है उसका जो बैंक अकाउंट है वो तो इनएक्टिव है, वो रिजेक्ट या हो जाता है। हाँ, उसमें पैसा नहीं जा सकता है, वो जनधन अकाउंट है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो बैंक बेनिफिशियरी चेकिंग है वो अब हम स्टार्ट के लेवल पे ला रहे हैं। यानी जहाँ पे कस्टमर का हम KYC चेक कर रहे हैं वहीं पे हम ये फंक्शनलिटी दे रहे हैं लोगों को कि उसी समय पे वो चेक हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है वो सही है। तो इससे तो हमारा जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो भी कम हो जा रहा है और हम अपने प्रोसेस को फास्ट भी कर पा रहे हैं। ये दो बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी।